बहरहाल ये माउंटबेटन का जो सजेशन था ये महाराजा हरि सिंह को तुरंत तो समझ में नहीं आया। पाकिस्तान ने एक गलती करी, उस गलती का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। अब यही सारी चीजें मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में चल रही थी। इसी के साथ साथ जो कबायली आर्मी थी वो फाइनली 23 अक्टूबर को पहुंच जाती है उरी, जो श्रीनगर से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू इतना प्लेबेसाइट को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों थे, क्योंकि वैसे तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन अगर कश्मीर के इतिहास को ठीक से समझें तो इसकी यात्रा किसी नर्क से कम नहीं रही है। तो पीछे हमने अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की कहानी सुनी और समझी। अब हम बात करने जा रहे हैं उस प्रिंसली स्टेट की जिसका मुद्दा न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत हॉट रहा है। इसकी कहानी को समझने के लिए वापस चलते हैं माउंटबेटन प्लान की तरफ, जिसमें इनको भी ये अधिकार दिया गया था कि ये चाहे तो हिंदुस्तान की तरफ जुड़ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान की तरफ जुड़ सकते हैं और खुद चाहे तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी रह सकते हैं। अब उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराज थे, जिनको महाराजा हरि सिंह के नाम से आप जानते होंगे, उनका रुझान ना ही हिंदुस्तान की तरफ जुड़ने में था ना ही पाकिस्तान की तरफ जुड़ने में। वो खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते थे, क्योंकि उनको भी शौक था राजा बने रहने का। उनको पता है कि अगर कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ते हैं या पाकिस्तान से जुड़ते हैं तो डेमोक्रेसी आएगी ही आएगी और उनका जो राजपाट है वो खत्म हो जाएगा। तो अब प्लान अनाउंस होने के बाद एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया, जो हमने पीछे देखा, जिसमें जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सेक्रेटरी वीपी मेनन थे। इस स्टेट डिपार्टमेंट का काम हर प्रिंसली स्टेट को जोड़ना था। अब जब बारी आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो लॉर्ड माउंटबेटन खुद पहले जून 1947 में राजा हरि सिंह से मिलने गए थे कश्मीर। इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि वो हर प्रिंसली स्टेट के राजा की तरह इनसे भी जानना चाहते थे कि इनका प्लान क्या है, ये हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं, कि क्या प्लान। जिसमें राजा हरि सिंह ने इनको अपने विचार बताए कि ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट ही रहें। और माउंटबेटन हमेशा प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताते थे, जिसमें महाराजा हरि सिंह को भी उन्होंने ये चीज बोल दी थी कि आप जिस जगह लोकेटेड हैं वो दो बड़ी कंट्रीज से घिरी हुई, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, जो आने वाले समय और उस समय के भी राइवल्स थे, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ तो कोई अच्छी मेमोरीज नहीं थी लोगों की पार्टीशन की, तो इसलिए कंट्रीज में तनाव बहुत है और आप एकदम बीचों बीच है वहां पे, तो आपका इंडिपेंडेंट रहना एक सही डिसीजन नहीं होगा। बहरहाल ये माउंटबेटन का जो सजेशन था ये महाराजा हरि सिंह को तुरंत तो समझ में नहीं आया और ये मीटिंग खत्म हो गई और कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकला। इसी के बाद अगले दिन फिर लॉर्ड माउंटबेटन महाराजा हरि सिंह से मिलने गए इन्हीं मुद्दों पे डिस्कशन करने, जिस पर महाराजा हरि सिंह ने उनको पेट दर्द का बहाना बता दिया। और जनरली महाराजा हरि सिंह जब भी किसी से मिलना नहीं चाहते थे, ये उनके बारे में एक छवि थी उस वक्त, ऐसा माना जाता है कि जब भी वो किसी से मिलना नहीं चाहते वो बहुत आसानी से पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बना देते थे। और इसी तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन से उनका कोई भी अग्रीमेंट नहीं हो पाया उस वक्त। अब एक बार महाराजा हरि सिंह के बारे में समझते हैं कि वो किस तरह के राजा थे। महाराजा हरि सिंह बेसिकली उस तरह के राजा थे जो अपने बारे में ज्यादा सोचते थे और प्रजा के बारे में उतना उनका कोई कंसेंट नहीं था। अब इसका कारण ये था कि उनकी प्रजा मैक्सिमम तो मुस्लिम थी, वो जनरली किसी भी काम के लिए प्रायोरिटाइज हिंदूज को करते थे। ये चीज वहां की प्रजा बहुत अच्छे से जानती थी। फिर चाहे वो टैक्सेस की बात हो, फिर चाहे वो जॉब्स की बात हो, किसी भी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी की बात हो, जनरली प्रायोरिटी एज हिंदू महाराजा हिंदुओं के ही देते थे। अब इसी कनेक्शन को आगे ले जाते हैं और एक और शख्सियत के बारे में समझते हैं जिनका नाम है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर 1905 को कश्मीर के सूरा इलाके में हुआ था और इनके पिताजी कश्मीरी शॉल के ट्रेडर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी, जिसमें इन्होंने खुद एमएससी कर रखा था। तो जब ये वापस आए कश्मीर एक नौकरी की तलाश में, तो उन्होंने भी वही सब देखा कि महाराजा हरि सिंह के राज में हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जा रही है और मुसलमानों को नहीं, जिसके चलते इनके अंदर भी एक रिबल आ गया महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। वैसे तो ये 1930 में ही वापस आ गए थे कश्मीर, लेकिन इतना सब कुछ देखते हुए उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राजा हरि सिंह के साथ मैच नहीं कर रही थी उस वक्त, जिसके चलते 1932 में इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी बनाई और इसमें इनके साथ चौधरी गुलाम अब्बास भी थे। ये वही पार्टी है जो आगे जाकर के मुस्लिम
कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिवाइड हो गई थी। तो यहाँ से शुरू होता है शेख अब्दुल्ला का पॉलिटिकल करियर, जिसमें वो जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे रादर देन एक रियासत का राज। अब 1947 आते आते शेख अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के काफी प्रोमिनेंट और नोन लीडर हो गए, जो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रहे थे उस वक्त, जिसके चलते उनको बाद में जेल में डाल दिया गया। अब इसी के साथ वापस चलते हैं उसी बात पे कि कश्मीर के एक्सेशन की कहानी क्या थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर आते आते तक भी कोई भी डिसीजन कश्मीर के मुद्दे पे नहीं हो पाया, जब 20 अक्टूबर को फाइनली पाकिस्तान ने एक गलती करी। उस गलती का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। अब इस ऑपरेशन गुलमर्ग की कहानी को समझने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जूनागढ़ की कहानी। आप सबको याद है कि जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान में एक्सीड कर लिया था, पाकिस्तान का जो एक्सेशन फॉर्म था उसको साइन कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी जूनागढ़ जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ा, क्योंकि वहां पे प्लेबेसाइड हुआ बात। और ये प्लेबेसाइड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए करवाया था कि कल को कोई ये ना बोले कि जूनागढ़ को हमने जोर जबरदस्ती की तरीके से लिया था। प्लेबेसाइड वोटिंग करने के बाद 99.95% लोगों ने हिंदुस्तान का चुनाव किया था। अब यही सारी चीजें मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में चल रही थी, जिसपे मोहम्मद अली जिन्ना भी अब इस कश्मीर के एक्सेशन को नहीं मान रहे थे, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे कोई प्लेबेसाइड वगैरह तो हुआ नहीं था। इसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ही एक ऑफिसर अकबर खान को ये हिदायत दी कि जाओ 20-50 हजार लोगों को इकट्ठा करो और कश्मीर पे अटैक करो। और अकबर खान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, वहां पे 15 से 20 हजार लोगों को जमा किया और उसी के साथ साथ ट्रेन करके उनको 20 अक्टूबर 1947 को फाइनली कश्मीर में अटैक करने के लिए भेज दिया। अब ये कहानी शुरू हुई थी 20 अक्टूबर को और ये चलती चली गई 26 अक्टूबर तक। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक दिन का किस्सा कि क्या हुआ था किस दिन। सबसे पहले हम आ जाते हैं 20 अक्टूबर को ही, जिस दिन ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो वहां पे महाराजा हरि सिंह के जो ब्रिगेडियर थे, जिनको हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को यह एडवाइस किया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उन कबाइलियों से लड़ नहीं सकते। और उनके सुझाव से ये बोला गया था कि आप इंडिया से मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अप्रोच करो और उनसे मदद मांगो। उन्होंने एडवाइस किया था महाराज को कि उनकी खुद की आर्मी में आधे से ज्यादा लोग खुद मुस्लिम हैं। बाय एनी चांस अगर उस कबाइली हमले में अपने यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए तो ये उन्हीं की आर्मी पे बहुत भारी अटैक पड़ जाएगा। और उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें किसी ना किसी तरीके से इंडिया की आर्मी की जरूरत पड़ेगी। अब ये उस वक्त महाराजा हरि सिंह को समझ में नहीं आया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को मना कर दिया और बोला कि हमारी आर्मी लड़ेगी और उनका डट के मुकाबला करेंगे। तो जैसे जैसे वो कबाइली, जिनको आजाद कश्मीर आर्मी भी कहा जाता था उस वक्त, वो जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में घुसते चले जाते, तारीख आ गई थी 22 अक्टूबर। अभी तक भी महाराजा हरि सिंह को किसी भी चीज का डर नहीं था और वो आ गए मुजफ्फराबाद, जो श्रीनगर से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और आप सब ये जानते हैं कि मुजफ्फराबाद इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब यहां तक आने के बाद भी महाराजा हरि सिंह को 1% डर नहीं लग रहा था। अब 23 अक्टूबर 1947 आते आते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो जो बातें बोली थी वो सब सच साबित हो रही थी, जिसमें से ये भी बात उन्होंने बोली थी कि जो हमारी हरि सिंह की आर्मी है उनके जो मुसलमान सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ मिल सकते हैं कबाइलियों के साथ, और उसी के साथ साथ हरि सिंह की आर्मी मुकाबला नहीं कर पाएगी कबाइलियों से। इसी के साथ साथ जो कबाइली आर्मी थी वो फाइनली 23 अक्टूबर को पहुंच जाती है उरी, जो श्रीनगर से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर था। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आता है जिसमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के दिमाग ने कश्मीर को 2 दिन तक बचाया। अब ये महत्वपूर्ण वाक्य ये था कि उरी से श्रीनगर तक घुसने में एक ही रूट, एक ही पुल था जिसके थ्रू वहां से श्रीनगर में घुसा जा सकता था। उन्होंने दिमाग लगाकर इस पुल को ही उड़ा दिया, जिसके चलते जो आजाद कश्मीर की मतलब कबाइली जो थे उनकी आर्मी 2 दिन तक श्रीनगर घुस नहीं पाई और इनको समय मिल गया आगे की रणनीति बनाने का। दोस्तों, अगर ये पुल नहीं उड़ाया गया होता तो आज जो बचा कुचा कश्मीर भी हमारे पास है वो भी हमारा नहीं होता। एक झटके में और आगे तक कबाइली आ जाते और कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। अब समय तो मिल गया हमें, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की जान चली गई और वो शहीद हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इतना सब कुछ देखने के बाद भी महाराजा हरि सिंह को कन्विंस किया जा रहा था वीपी मेनन और उन्हीं के प्रधानमंत्री, कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन द्वारा। अच्छा, अब इसका कारण ये था कि महाराजा हरि सिंह ये चाहते थे कि भाई पहले हमारी मदद करो, ये सब तो बाद में चलता रहेगा कि हम इधर आ रहे हैं कि उधर जा रहे हैं कि अलग रह रहे हैं। और माउंटबैटन बहुत क्लियर थे कि पहले अगर आपको इंडिया का एक रिसोर्स, इंडिया की आर्मी यूज करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया में एक्सीड करना पड़ेगा। बिना पेपर वर्क के कोई भी ऑफिशियल कार्रवाई नहीं होगी। यही कॉन्फ्लिक्ट बार बार चला जा रहा था, जिसके चलते 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख आ जाती है
तो अब 25 अक्टूबर को जैसे तैसे कबाइलियों की जो आर्मी है वो मैनेज कर लेती है और बारामुल्ला में एंट्री कर लेती है। अब बारामुल्ला में आते आते जो कबाइलियों के लीडर्स थे उस वक्त, चीफ ऑफ आर्मी जो भी कह लीजिए आप, उनका कंट्रोल अपने उन कबाइली आर्मी पे खत्म हो गया था। वो पता नहीं किस माहौल में हो गए थे, एकदम अलग ही दरिंदे टाइप के हो गए थे। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है या कोई औरत है, बच्ची है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ आर्मी से लड़ाई चल रही थी, जो हरि सिंह की आर्मी थी। अब लड़ाई सिविलियन से शुरू कर दी थी और उन्होंने मारना शुरू किया, उसके साथ साथ रेप करना शुरू किया और इतना ज्यादा हजारों लोग मर गए इसमें। ये 2 दिन के कत्लेआम के बाद बारामुल्ला की जो पॉपुलेशन बची थी वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 बची थी। अब आगे बढ़ते हैं और 26 अक्टूबर को पहुंचते हैं, जब कबाइली आर्मी ने पूरे श्रीनगर को घेर लिया था और अब जाकर के फाइनली महाराजा हरि सिंह को डर लगना शुरू हुआ। अब ये सब देख करके राजा हरि सिंह ने तुरंत वीपी मेनन को ये मैसेज पहुंचाया कि मैं किसी भी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ने के लिए रेडी हूं, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए रेडी हूं, पहले अब आके हमें बचा लो। अब ये सुनते ही वीपी मेनन तुरंत श्रीनगर पहुंचे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साथ। वहां पे राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी वहां पे श्रीनगर नहीं पहुंची। उसका कारण ये था कि जब भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता था तो पहले जो राजा है वो साइन करेगा और उसके बाद वॉइसरॉय, जो उस वक्त लॉर्ड माउंटबैटन थे, उनको साइन करना पड़ेगा। तो जब वापस वीपी मेनन हिंदुस्तान पहुंचते हैं और लॉर्ड माउंटबैटन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं, जिसमें उन्होंने भी थोड़ी डिले कर दी थी 1-2 घंटे, क्योंकि ये वीपी मेनन बहुत देर रात के बाद पहुंचे थे। जब फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है तब जाके आर्मी की प्लानिंग शुरू होती है कि अब किस तरीके से वहां पे भेजना है। अब इसी के साथ साथ 27 अक्टूबर को जो हिंदुस्तान की आर्मी थी वो विमान द्वारा पालम एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ी और श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करी। और जैसे ही लैंड करी उनको ये चीज पता थी कि लैंड करते ही उन्हें अटैक कर रहा है, और यही हुआ। अब जैसे ही इंडिया ने आर्मी का इस्तेमाल शुरू किया, जिन्ना को ये चीज अच्छी नहीं लगी। जिन्ना ने भी ये चीज सोची कि भाई अब तो हम ऑफिशियली अपनी आर्मी भेजेंगे। तब वहां पे जो उनके चीफ ऑफ द आर्मी थे पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे, दोनों ब्रिटिश थे, जिसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी ने जिन्ना को ये चीज समझाई कि अभी हम एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान ऑफिशियली अपनी आर्मी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ इनडायरेक्ट कबाइली आर्मी से ही काम चलाना पड़ेगा, जिन्ना ने एक ऑफर भेजा माउंटबैटन और नेहरू को कि आप एक बार लाहौर आओ और आपसे बैठ के हमको बात करो। जिसके रिस्पॉन्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला कि अटैक तो पहले उन्होंने किया कश्मीर पे और मिलने हमको बुला रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चल सकता। कायदे से उनको अपनी आर्मी पीछे लेनी चाहिए, खुद आना चाहिए मिलने, और जो भी डिस्कशन करना है वो इंडिया में होगा। और फाइनली ये मीटिंग नहीं होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं जाते। लेकिन माहौल की गर्मा गर्मी देखते हुए 1 नवंबर 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन फाइनली लाहौर पहुंचते हैं। अब इस मीटिंग में वही सारी बातें हुई कि किस तरीके से क्या क्या गलतियां जिन्ना ने करी हैं और उनको वहां से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को हटाना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिस करके आए थे कि एक बार सारा मामला सुलझ जाएगा तो यहाँ पे प्लेबेसाइड करा लेंगे, मतलब वोटिंग करा लेंगे। अब 1 नवंबर को जब ये सारी मीटिंग जिन्ना के साथ चल रही थी, इसी के साथ साथ अगले दिन 2 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच दी, जो एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर की कहानी। और ये टर्निंग पॉइंट यही था जो माउंटबैटन ने बोला था कि फाइनली एक प्लेबेसाइड होगा, जब सब शांति से सब कुछ निपट जाएगा तो एक प्लेबेसाइड करवा देंगे और जम्मू एंड कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। बहरहाल लॉर्ड माउंटबैटन और मोहम्मद अली जिन्ना की जो मीटिंग हुई उसका कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि जिन्ना को कहीं ना कहीं इस प्लेबेसाइड पे भरोसा नहीं था, ऐसा माना जाता। अब काफी समय भी हो गया था जब वॉर कंटिन्यू चल ही रही थी और कोई फैसला भी नहीं हो पा रहा था। तब जाकर के जवाहरलाल नेहरू को यह लगा कि इस पूरे मुद्दे को फाइनली यूएन लेकर जाना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 1947 को उन्होंने यूएन के अंतर्गत चैप्टर 6 में एक कंप्लेंट रजिस्टर करी। अब एक बार यूएन के चैप्टर्स को समझ लेते हैं। अगर आपने कोई कंप्लेंट चैप्टर 6 के अंडर अपनी करी है तो वहां पे यूएन अगर कोई रेजोल्यूशन देता है तो ये आपकी मर्जी, आप उसको मानो चाहे ना मानो। उसी के साथ साथ अगर चैप्टर 7 में हम ये कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं तो अगर यूएन कोई रेजोल्यूशन देता है तो वो आपको माननी ही पड़ेगी। अब यूएन में जाने के बाद भी कई महीनों तक बातचीत हुई, जब फाइनली अप्रैल में यूएन ने अपना एक रेजोल्यूशन दिया जिसको हम रेजोल्यूशन 47 कहते हैं। अब इस रेजोल्यूशन के 3 पार्ट्स थे। तो सबसे पहला पार्ट जो था वो था सीज फायर। सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, जैसा कि आप जानते हैं। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट था
वो था डीमिलिटराइजेशन। मतलब पहले तो आपने युद्ध रोक लिया, अब अपनी अपनी आर्मीज को हटाओ, पीछे ले जाओ। और ये डीमिलिटराइजेशन के भी 3 पॉइंट्स थे अलग से, जिसके बाद ही कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो सकता था, जिसमें 2 पार्ट्स जो थे वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए थे और 1 पार्ट हिंदुस्तान के लिए था। अब जो पाकिस्तान के 2 पार्ट थे उसमें पहला पार्ट ये था कि उनको ये बोला गया था कि पहले आप सबसे पहले अपनी आर्मी, जो आप सो कॉल्ड इनडायरेक्ट आर्मी, कबायली की जो आर्मी थी, उनको पीछे ले जाओ। दूसरा पार्ट ये था कि जो लोग आर्मी के नाम पे आए थे कश्मीर और वहीं पे बस गए, घर वर बना लिया है, उनको भी वहां से हटाओ, डिमोलिश करो। और तीसरा पार्ट ये था जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडिया के, यूएन ने ये बोला कि जब ये दोनों पार्ट हो जाएंगे तब यूएन सिग्नल करेगा इंडियन आर्मी को और तब जाकर के इंडियन आर्मी को पीछे हटने का सिग्नल दिया जाएगा। और अब आ जाते हैं हम रेजोल्यूशन 47 के तीसरे पॉइंट पे, जो था प्लेबिसाइड। तो क्या क्या हो गया? पहला हो गया आपका सीज फायर, दूसरा हो गया आपका डीमिलिटराइजेशन जिसमें 3 पॉइंट्स थे, और तीसरा हो गया आपका प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड भी यूएन ने इसलिए रखा था क्योंकि उस टाइम तक दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इस चीज पे अग्री कर गए थे कि प्लेबिसाइड कराने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू इतना प्लेबिसाइड को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्योंकि कश्मीर तो एक प्रॉपर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रिंसली स्टेट था, तो उनका जो कॉन्फिडेंस का राज था वो ये था कि उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, जिसमें कश्मीर में ही सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट थी और उसी के साथ साथ जम्मू हिंदू डोमिनेटेड था और लद्दाख हिंदू एंड बुद्धिस्ट डोमिनेटेड था। अब इनको ये पता था कि जम्मू और लद्दाख को तो ये कंट्रोल कर सकते हैं और कश्मीर को कंट्रोल करने के लिए उनके बहुत ही करीबी दोस्त, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, शेख अब्दुल्ला, हेल्प करेंगे। अब एक्सेशन के टाइम तक आते आते शेख अब्दुल्ला का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी हद तक कश्मीर में था। और जब एक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, तब जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह से ये डिस्कशन किया था कि आने वाले समय में इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त जेल में थे, उनको उस टाइम तक वापस निकाल लिया गया था और 30 अक्टूबर 1947 को फाइनली उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर। अब यूएन ने अपना रेजोल्यूशन तो दे दिया था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 6 के अंडर था, तो मानना ना मानना इनके ऊपर था। तो यूएन के रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी 8 महीने बाद फाइनली 1 जनवरी 1949 को सीज फायर होता है। तो युद्ध विराम तो लग गया, लेकिन जो अगली कंडीशन थी डीमिलिटराइजेशन के लिए, उसमें जिन्ना को ट्रस्ट इश्यूज थे, भरोसा नहीं था। उनको लग रहा था कि अगर हमने अपनी आर्मी पीछे कर ली तो इंडिया अपनी आर्मी पीछे करेगा कि नहीं करेगा, इसका आइडिया उनको नहीं है। उनको डाउट था इस चीज पे। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 6 के अंडर था यूएन के, तो मानना ना मानना आपके ऊपर है। और फाइनली जहां पे भी जाके लड़ाई रुकी, जहां पे जिसकी आर्मी थी, वहां पे एक लकीर अगर खींचे तो उस लाइन को हम एलओसी कहते हैं, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जब फाइनली यूएन के इंटरवेंशन के बाद भी कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो 1949 जून में एक दिल्ली अंडरस्टैंडिंग नाम की एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक साथ मिलते हैं। और उस मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि अब फाइनली करना क्या है। एक्सेशन तो इंडिया ने साइन कर लिया, पाकिस्तान ने आधा ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब इसको आगे रन कैसे करना है, क्या होगा आगे। और अब इस मीटिंग में जन्म होता है धारा 370 का, मतलब आर्टिकल 370। अब इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से मिलना पड़ेगा।